हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो 10 मिनट शो अपना चल रहा था। 10 मिनट शो में हमने 2 सभ्यताएं हुई। सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल स्टार्ट किया था 10 मिनट शो। तो उस 10 मिनट शो में सेकंड ग्रेड के लिए उसमें 4 सभ्यता दे रखी सेकंड ग्रेड में। उन 4 में से अपन ने 2 पढ़ ली, कालीबंगा पढ़ ली, बैराट पढ़ ली। नेक्स्ट जो सभ्यता 2 बच रही हैं, जो अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस में 4 सभ्यताएं दे रखी हैं, उन 4 सभ्यताओं में से 2 सभ्यता रह रही हैं, एक तो बैराट और एक गणेश्वर। आज हम दोनों सभ्यताओं को पढ़ेंगे क्योंकि छोटी-छोटी सभ्यताएं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता स्टार्ट करते हैं। तो बैराट सभ्यता में सबसे पहले देखिए ये कहाँ स्थित है। सबसे पहले अगर किसी सभ्यता के लिए क्वेश्चन बनता है तो वो कहाँ स्थित है, तो ये पहले जयपुर में हुआ करती थी। अब वो कोटपुतली बहरौड़ ज़िला लगता है। तो कौन से ज़िले में स्थित है ये? कोटपुतली बहरौड़ ज़िले में स्थित है। कोटपुतली बहरौड़ ज़िले में स्थित है। बाणगंगा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? बाणगंगा नदी पर स्थित है। यह प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इसका प्राचीन नाम विराटनगर था। ये कौन से जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी और इसका प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। राजस्थान में इस सभ्यता से गुप्त काल, मौर्य काल और महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। राजस्थान में कौन से स्थल से गुप्त काल, मौर्य काल, महाभारत काल, मुगल काल ऐसे प्रश्न पूछ ले कहाँ से अवशेष मिलते हैं? तो बैराट से। जो बैराट की सभ्यता है ये मुख्यतः 5 पहाड़ियों पर फैली है। कितनी पहाड़ियों पर फैली है? 5 पहाड़ियों पर। एक है बीजक की पहाड़ी, एक है गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी और मोती डूंगरी। ये 5 पहाड़ियों पर फैली है बैराट सभ्यता। उसके बाद में बैराट सभ्यता की खोज एवं उत्खनन से संबंधित प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। तो बैराट सभ्यता की खोज हालांकि व्यवस्थित रूप से करने वाले थे राय बहादुर दयाराम साहनी, लेकिन उससे पहले भी कुछ विद्वानों ने इसके साइड में ध्यान आकर्षित किया था। तो सबसे पहले 1837 ईस्वी में कैप्टन वर्ट ने, किसने? कैप्टन वर्ट ने बीजक की पहाड़ी पर सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख खोज निकाला। कौन सा शिलालेख? बाबरू शिलालेख। इस बाबरू शिलालेख की एक सेकंड, इस बाबरू शिलालेख की लिपि ब्राह्मी लिपि और भाषा क्या थी इसकी? प्राकृत भाषा थी। तो ये आपको याद रखना है कि जो सम्राट अशोक की बाबरू शिलालेख है उसकी खोज किसने की? कैप्टन वर्ट ने। और उसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है और प्राकृत भाषा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम व्यवस्थित उत्खनन इसका खोज व उत्खनन किसने किया? तो बैराट सभ्यता का सर्वप्रथम जो व्यवस्थित उत्खनन करने वाले हैं, व्यवस्थित खोज व उत्खनन करने वाले थे 1936 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी। किसने उत्खनन किया था? व्यवस्थित। सबसे पहले ध्यान आकर्षित कैप्टन वर्ट ने किया था, 1837 में किया था, किंतु व्यवस्थित रूप से जो इसकी खोज की गई थी वो किसने की? दयाराम साहनी जी ने। कब की थी? 1936 में। उसके बाद में इसका पुनः उत्खनन करने वाले थे 1962 में उत्खनन करते हैं नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित इसका उत्खनन करते हैं बाद में। अन्य विद्वान जो इससे संबंधित थे जैसे कनिंघम भी यहाँ कुछ ना कुछ देखते हैं, कार्लाई भी खोज करते हैं और डॉक्टर भंडारकर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ देखते हैं, खोज करते हैं। यहाँ से प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ से पूछा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाबरू शिलालेख किस वंश का है? तो मौर्य वंश का।
कौन से शासक का है? सम्राट अशोक का शिलालेख है। तो बाबरू शिलालेख में यहाँ क्या क्या जानकारी मिलती है देखिए। सम्राट अशोक के बौद्ध होने का पुख्ता सबूत है, यानी बाबरू शिलालेख जैसे सम्राट अशोक के बारे में कि सम्राट अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। कलिंग युद्ध के बाद में उन्होंने युद्ध नीति त्याग करके धम्म नीति का पालन किया था। इसकी सबसे अच्छी जो व्याख्या करता है, सबसे अच्छी जो जानकारी देता है, वो कौन सा शिलालेख देता है? बाबरू शिलालेख। सम्राट अशोक को मगध का राजा मानता है। इसमें सम्राट अशोक के बुद्ध, धम्म और संघ शब्दों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। इसका मतलब है कि जो युद्ध नीति थी सम्राट अशोक की, उसको त्याग करके इन्होंने धम्म नीति का पालन किया था। इसके बारे में सबसे अच्छी जो जानकारी देता है वो कौन सा शिलालेख देता है? बाबरू शिलालेख। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से कुछ मोहरें मिली हैं और एक बात मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, मुद्रा शब्द आ जाए, मोहर शब्द आ जाए, सिक्के शब्द आ जाए, जब तक हम सभ्यता पढ़ रहे हैं तब तक मुद्रा शब्द आ जाए, मोहर आ जाए, सिक्के आ जाए, इनकी एक ही बात है, एक ही मतलब है इनका। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ की जो बैराट सभ्यता से कुछ मोहरें मिली हैं, मुद्रा मिली हैं, सिक्के मिले, उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सूती कपड़े में बनी हुई 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं। संख्या पूछ लेते हैं कभी कभी, कितनी मिली हैं? 36। कौन से कपड़ा में बनी है? सूती कपड़ा में। इन 36 में से 8 मुद्राएं तो कैसी हैं? इन 36 में से 8 पंचमार्क या आहत सिक्के हैं और 28 इंडो ग्रीक सिक्के हैं। 28 कैसे सिक्के हैं? इंडो ग्रीक सिक्के हैं। इन 28 में से जो 16 सिक्के हैं वो यूनानी शासक मिनंडर के हैं। सारी बात याद रखनी है। कुल कितनी मुद्राएं मिली हैं? 36। किसकी हैं? चांदी की। कैसे कपड़ा में बनी है? सूती कपड़ा में। उनमें से 36 में से 8 पंचमार्क या आहत सिक्के हैं, 28 इंडो ग्रीक सिक्के हैं और उन 28 में से 16 जो सिक्के हैं वो यूनानी शासक मेनांडर के हैं। यहाँ से मृदभांड कैसे मिली है, इसके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। मृदभांड तो अलंकृत घड़ा पर स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह मिले हैं। एक तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह अंकित मिलते हैं। स्लेटी व लाल रंग के मृदभांड है। ये कैसे मृदभांड है? स्लेटी व लाल रंग के मृदभांड यहाँ से मिले हैं। सबसे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये, स्वर्ण कलश। स्वर्ण कलश, स्वर्ण मंजूषा एक ही बात है ये। कई किसी किताब में स्वर्ण मंजूषा लिखा मिल जाएगा आपको, कभी स्वर्ण कलश लिखा मिल जाएगा, तो एक ही बात है ये। यहाँ से बैराट से स्वर्ण कलश खोजा जाता है, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के समय खोजा जाता है और इसे स्वर्ण कलश में जो अस्थि मिले उनका अनुमान लगाया जाता है कि ये महात्मा बुद्ध की अस्थि हैं। तो स्वर्ण कलश जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थि मिली वो कहाँ से मिला है? बैराट से। यहाँ से बौद्ध मठ के पास लोह कारखाने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से लोहे के कारखाने के भी प्रमाण मिलते हैं बैराट से। विभिन्न कालों से संबंधित साक्ष्य, ये यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है। विभिन्न कालों से संबंधित में देखो, जैसे यहाँ पर महाभारत कालीन प्रमाण मिलते हैं, महाजनपद संस्कृति के, मौर्यकालीन, उत्तर मौर्यकालीन और मुगलकालीन प्रमाण मिलते हैं। तो बैराट से कौन कौन से प्रमाण मिलते हैं? महाभारत कालीन प्रमाण मिलते हैं, महाजनपद कालीन प्रमाण मिलते हैं, मौर्यकालीन प्रमाण मिलते हैं, उत्तर मौर्यकालीन प्रमाण मिलते हैं और मुगलकालीन प्रमाण भी मिलते हैं। तो ये बैराट से प्रमाण मिलते हैं। इनमें अगर आपको पढ़ने हैं तो पढ़ लो, जैसे पांडव, आप महाभारत में देखते हो पांडव अज्ञातवास बिताते हैं, कीचक का वध वाली वो घटना, और यहाँ भीमला तालाब भी मिलता है। यहाँ पर महाजनपद संस्कृति, यहाँ पर एक जनपद हुआ करता था महाजनपद काल में, मत्स्य जनपद। उस मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था विराटनगर, उसी का नाम क्या है? बैराट। मौर्यकालीन संस्कृति सम्राट अशोक के शिलालेख मिलते। उत्तर मौर्यकालीन
इंडो ग्रीक सिक्के मिलते हैं। और मुग़ल कालीन, या मुग़ल तो अपने अकबर की या आमेर में रिश्तेदारी थी, तो अकबर ने एक टकसाल बनाई थी, यहाँ पर सिक्के डालने की टकसाल बनाई थी अकबर ने बैराट में, तो ये यहाँ से अवशेष मिलते हैं। ऐतिहासिक यात्री, ऐतिहासिक यात्री वैनसांग, नहीं वैनसांग का एक नाम है वानचांग, ये चीनी नाम है। वैनसांग अपन ने पढ़ लिया, वास्तविक नाम है वानचांग। ये चीनी यात्री थे। 634 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय ये भारत आए, और इन्होंने वैनसांग ने यहाँ पर बताया कि यहाँ 8 बौद्ध विहार स्थित हैं। वैनसांग ने यहाँ पर बैराट में कितने बौद्ध विहारों का उल्लेख किया है? 8 बौद्ध विहारों का उल्लेख किया है। और बैराट को अपनी चीनी भाषा में एक नाम दिया, पोलिएतालो, परयात्र। और वैनसांग ने कहा था कि जो ऊंट शासक मिहिर कुल हैं, उन्होंने बैराट का विनाश किया था। तो जो बैराट के मंदिर हैं, उन बैराट के मंदिरों को तोड़ने वाला कोई शासक था, तो वो कौन था? मिहिर कुल, ऊंट वंश का शासक था ये देखिए, इतने जल्दी से अपन ने ये बैराट कंप्लीट कर लिया। अब हम जो नई सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं वो है गणेश्वर। इसके इसी तरह से आपको मैं PDF भेज दूंगा, मैं लिंक डाल दूंगा एक उसके टेलीग्राम की और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लेना। उसमें मैसेज कर देना मुझे कि सर PDF भेज दो, मैं आपको PDF भेज दूंगा। चलिए, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी भी कहा जाता है, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। तो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है जिसे तोरावाटी कहा जाता है, उस क्षेत्र में स्थित है ये। गणेश्वर सभ्यता के उपनाम कौन कौन से हैं? भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है, और इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ये उपनाम है, इसके उपनाम आपको याद रखनी है। इसके उपनाम ही ज़्यादातर इसके पूछे जाते हैं। तो उपनाम कौन कौन से हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचयी संस्कृति और पुरातत्व का पुष्कर। उसके बाद में इससे खोज, खोज व उत्खनन। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल बोलते हैं इनको। उत्खनन कार्य रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार जी ने किया था। उत्खनन का कार्य किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। 1977 में, 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल इसकी खोज करते हैं। यह जो संस्कृति है यानी गणेश्वर संस्कृति है, वो पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पनपी है, पल्लवित हुई है। और ये 2800 ईसा पूर्व का एक ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है। कौन कौन से? 2800 ईसा पूर्व का ताम्रयुगीन सभ्यताओं का स्थल है। 1972 में खोज की है रतन चंद्र अग्रवाल ने, और रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार जी ने 1977 में इसका क्या किया है? उत्खनन किया है। सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी? छोटी सभ्यता है, मैंने पहले ही कहा था, दोनों सभ्यताएं लगभग कंप्लीट हो गई हैं। विशेषता कौन कौन सी है? यहाँ से पत्थर के मकान मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछ रखा है पत्थर के मकान। पत्थर के मकान मिले हैं, ईंटों का उपयोग नहीं किया है। ये एकमात्र स्थल है जहाँ से पत्थर के बांध भी मिले हैं। तो यानी राजस्थान की सभ्यताओं का एकमात्र स्थल जहाँ से पत्थर के मकान और पत्थर के बांध मिले हैं, वो सभ्यता का स्थल कौन सा है? गणेश्वर। यहाँ से लगभग 28,000 ताम्रपाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। लगभग 28,000 उपकरण प्राप्त हुए हैं जो ताम्र युग के हैं और ताम्रपाषाण युग के हैं, यानी कुछ पाषाण के भी
जैसे मान लो कोई औजार है वो पत्थर का बना रखा है, उसमें बैट लगा रखा है तांबे का, या औजार तांबे का बना रखा है उसमें बैट लगा रखा है पत्थर का, तो ताम्र पाषाण उपकरण मिले हैं। या ये भी लाइन आपको याद रखनी है। यहाँ से प्राप्त उपकरणों में लगभग 99% शुद्ध तांबे का उपयोग किया गया है। यहाँ से जो गणेश्वर से प्राप्त उपकरण है उनमें लगभग 99% शुद्ध तांबे का उपयोग किया गया है। महत्वपूर्ण, हालांकि 28,000 उपकरण मिले हैं, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण उपकरण कौन कौन से हैं, तो मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, यहाँ से बाण के अग्रभाग मिले हैं, जैसे बाण की नोक होती है ना वो तांबे की बनी हुई, वो बाण के अग्रभाग मिले हैं, भाले मिले हैं और कुल्हाड़ी मिली है तांबे की। गणेश्वर संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति का प्रमुख केंद्र था, यानी पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो आपके आहड़ हो, वो सॉरी कालीबंगा हो, चाहे हड़प्पा हो, पूरे के पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति कौन करता था? अपना गणेश्वर करता था। यहाँ से काले है, सॉरी ये कल लिख गया है, ये काले है, काले व नीले व कृपसवर्णी मृदभांड मिले हैं। कृपसवर्णी या काले व नीले मृदभांड मिले हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यह एक ताम्र पाषाण युगीन संचयी संस्कृति है जो सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व व समकालीन दोनों प्रकार की है। यानी ये ताम्र पाषाण युगीन स्थल है, तांबे और पाषाण दोनों तरह के स्थल है ये, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन भी है और सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व से संबंधित भी है। एक स्थल पड़ता है अपने डीडवाना कुचावन में, कुराड़ा। कौन सा है? कुराड़ा। और यहाँ कुराड़ा से तांबे के उपकरण मिले हैं और उन तांबे के उपकरणों के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि ये तांबे के उपकरण गणेश्वर से संबंधित हैं, गणेश्वर से गए हुए उपकरण हैं। तो देखिए हमने 2 सभ्यताएं पढ़ ली, बहुत जल्दी पढ़ ली अपन ने 2 सभ्यताएं, क्विक रिवीजन किया है, आपको बहुत एग्जाम में इससे फ़ायदा होगा। और अगले जो वीडियो आएगी वो 10 मिनट समय में डालूंगा, लेकिन वो वीडियो होगा कम से कम 1 घंटे समथिंग का, क्योंकि उस वीडियो में मैं चारों सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, बेराट व गणेश्वर के MCQ और PYQ क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे नए जुड़े, मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं नए उत्साह के साथ पूरा सिलेबस कराऊंगा आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको मिल जाएगी वीडियो अगली जो भी 10 मिनट शो में आएगी। तो ऐसे करके अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।